नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी बीपीएससी 72वीं की प्रीलिम्स की तैयारी हम पूरी फ्री में कराएंगे, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के चरण में हम लेके आए हैं क्लास 2 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी समय को जाया करते हुए हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, जिससे कि आपका कम से कम समय लेते हुए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्रैक करने के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और कॉन्सेप्ट हैं उससे अवेयर करा सकूं। ठीक, तो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है सम्राट संप्रति संग्रहालय। क्या नाम है? सम्राट संप्रति संग्रहालय। इसके उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे किया? तो ये किया कोबा गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया? कोबा गांधीनगर गुजरात में। ठीक, और ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, सम्राट संप्रति संग्रहालय। ठीक है, ये म्यूजियम। दूसरा, एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये पहली बात कहां से किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के अजमेर से। यह कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए है? तो ये है 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। ठीक है, और एचपीवी का मतलब क्या है? तो एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ध्यान सुनिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके कारण महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर की समस्या आती है, अर्थात गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जो समस्या पैदा होती है, वो इसी वायरस के तहत होती है। चूंकि भारत में जो दूसरा महिलाओं में सबसे आम कैंसर है वो एचपीवी के कारण होने वाला सर्वाइकल कैंसर है, तथा विश्व का जितनी भी डेथ होती है एचपीवी वायरस से और सर्वाइकल कैंसर से, उसका 25% भारत में होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है। और इसके अंतर्गत किस टीके को लगाया जाएगा? तो उसका नाम है गार्डसिल 4। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गार्डसिल 4 जगह पूछी जा सकती है, एज पूछी जा सकती है बालिकाओं की, और उस टीके का नाम पूछा जा सकता है, याद रखना। अब अगला तीसरा पॉइंट है 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट। ये यूनाइटेड नेशन की एक लिस्ट है जो कि कचरा मुक्त शहर की एक लिस्ट बनाता है, जो कि जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें भारत का पहला शहर कौन सा है जो शामिल हुआ है? तो वो है केरला का वर्कला शहर। कौन सा? केरल का वर्कला शहर। याद रखना, केरल का वर्कला शहर यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट की लिस्ट में शामिल हुआ है। भारत का पहला ऐसा शहर है। ठीक, राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग बिकी है 167.020 करोड़ में। 167.20 167.20 करोड़ में बिकी है। यह इस पेंटिंग का क्या नाम है? तो इस पेंटिंग का नाम है यशोदा कृष्ण की पेंटिंग। इसमें माता यशोदा भगवान कृष्ण के साथ गाय के पास खड़ी हैं, बैठी हैं उस मुद्रा में, और इसी पेंटिंग को अभी तक की सबसे ज्यादा कीमत की पेंटिंग ये बिकी है। राजा रवि वर्मा भारत के महानतम पेंटर्स में से एक है। पहली बार ये ऐसे पेंटर हैं जिन्होंने पहली बार भगवान से रिलेटेड चित्रों को, मतलब चित्र उनके बनाए, भगवान के चित्र जो बनाए गए हैं पहली बार इन्हीं के द्वारा बनाए गए। उसके पहले मूर्तियों में ही भगवान के स्वरूप को देखा जाता था। पांचवा पॉइंट, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो ये कार्यक्रम बिम्स्टेक का हुआ भोपाल पंचमढ़ी में। ठीक, अगला पॉइंट, भारतीय राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये संबंधित है फैक्ट। भारतीय राजनीति में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में लॉन्गेस्ट पीरियड तक काम करने वाले कौन है? तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने कितने दिनों तक काम करके रिकॉर्ड बनाया? वो है 8931 डेज। 8931 दिन तक ये सरकार के प्रमुख के रूप में रह चुके हैं। यह एक लॉन्गेस्ट पीरियड है किसी भी सरकार के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा। और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? तो इन्होंने सिक्किम के पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 8930 दिन तक का ये रिकॉर्ड उनके नाम था। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री के सीएम कार्यकाल और पीएम कार्यकाल दोनों को जोड़ा गया है। वो करीब करीब 25 से 26 साल के आसपास बैठता है।
ठीक है, करीब करीब 13 साल, 13.5 साल करीब करीब वो सीएम रहे हैं, और यही 13 साल करीब करीब पीएम रह चुके हैं, तो वो 26 साल के आसपास बैठता है। अब अगला पॉइंट हम आते हैं, सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे विश्व में किसका है? तो पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है इंडिया। तो इसमें यहां से पूछ सकता है कि भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में विश्व में किस स्थान पे आता है? वो तो तीसरा है, याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 का गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उसका शुभंकर या मैस्कॉट्स जारी किया गया है। उनका नाम क्या है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मैस्कॉट्स क्या है। और चूंकि जनगणना आप जानते हैं कि 2011 के बाद अब हो रहा है 2027 में, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हालांकि हम जनगणना से संबंधित एक वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसपे फुल कवरेज होगी, बट अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका एक पॉइंट कि उस मैस्कॉट का क्या नाम है? प्रगति और विकास। प्रगति है फीमेल और विकास है मेल, मतलब पुरुष और ये महिला, प्रगति और विकास शुभंकर या मैस्कॉट्स है। 9वां पॉइंट है, सम्राट चौधरी बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो 24वें चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाया? राज्यपाल ने दिलाया। तो राज्यपाल का नाम भी पूछा जा सकता है बिहार पीसीएस की 72वीं प्रीलिम्स में। राज्यपाल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ सेवा दी है? एज अ सैन्यकर्मी इन्होंने दिया है गढ़वाल राइफल्स में सेवा दी। कहाँ? गढ़वाल राइफल्स में, ठीक। 10वां पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, अभी मार्च में जजमेंट आया कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी धर्म में धर्मांतरित होता है, जैसे ईसाई, मुस्लिम एटसेट्रा, यहूदी एटसेट्रा, तो उसको जो शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति का दर्जा है वो नहीं प्राप्त होगा। केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी को ही शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होने का नियम है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसमें केवल हिंदू शब्द शामिल है और उसके बाद सिख और बौद्ध धर्म शामिल किया गया है, अन्य किसी भी धर्म का उसमें नाम नहीं है। दूसरी बात, जो कि बैकग्राउंड आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जो कॉन्सेप्ट है, जो अस्पृश्यता थी, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ही थी और धर्मों में ऐसा वर्गीकरण नहीं देखा जाता, इसलिए उनको ये आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ऑपरेशन तिरंगा क्या है? हम जानेंगे कि एग्जाम पूछ सकता है ऑपरेशन तिरंगा किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन तिरंगा थिएटर कमानों के निर्माण की, गठन की पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन तिरंगा। ये किसने कहा है? ये है, इन्होंने बोला है सीडीएस जनरल चौहान ने, ठीक है। सीडीएस जनरल चौहान ने, सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अच्छा, थिएटर कमान का मतलब क्या है? थिएटर कमान का मतलब होता है, जैसे हमारी 3 सेनाएं हैं, एक तो आर्मी है, एक नेवी है और एक एयरफोर्स। अब ये इन तीनों को इंटीग्रेट करके एक साथ चलाया जाए, एक ही पॉइंट, एक ही सेंटर से इनको अगर रेगुलेट किया जाए तो उसे बोलते हैं थिएटर कमान। जब युद्ध स्तर पे कोई बड़ी घटनाएं होती हैं या कहीं वॉर चलता है देश का, तो वहां पे थिएटर कमान की बहुत ही आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि एक साथ कम्युनिकेशन अगर एक सेंटर से किया जाए तो वो फिर वॉर में ज्यादा बड़ा प्रभाव दिखता है। अलग अलग में क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो ये हो गया ऑपरेशन तिरंगा। अब बात करेंगे हम अपने 12वें पॉइंट पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है। याद रखिए, 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है। अच्छा, ये बेस ईयर क्या होता है? जब हम जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, एक नॉमिनल, एक रियल। तो जो नॉमिनल होता है वो तो उसी करंट प्राइस पे उसको कैलकुलेट करते हैं, बट रियल जीडीपी को हम बेस ईयर के आधार पर उस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम 2011-12 के प्राइस के आधार पर कैलकुलेट करते थे, बट अब 2022-23 के प्राइस के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। और ये किया किस मंत्रालय ने? मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक, अब आते हैं हम अगले 13वें पॉइंट की तरफ। 13वां पॉइंट क्या है? 2026-27 के बजट में सरकार द्वारा जो 16वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी तय की गई थी उसको निर्धारित किया गया है। वो कितना है? 41%। तो याद रखिएगा 41%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 41%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की ओर। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है? तो ऊर्जा सबसे पकड़िएगा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वार चल रहा था उसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी थी और आने वाले जहाज़ों पे हमले हो रहे थे या कुछ अटैक्स हो रहे थे। तो वहाँ पे भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की जा सके। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज के जितने भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आज डिस्कस करना था उसको मैंने आपको समझाया। एक बार इसका आप स्नैपशॉट लीजिए जिससे आपको रिवीजन में मदद मिले। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने देखा, आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल फैक्ट है। आप देखेंगे कई क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं वो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, स्नैपशॉट से पढ़िए और आपको जैसा भी इस लेक्चर के बारे में आपके मन में रिव्यू आता है, फीडबैक है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमें भी इम्प्रूवमेंट करने का रास्ता दिखाते हैं और हम आपकी इस जर्नी में, वो चाहे 72वीं बीपीएससी प्री हो या किसी भी एग्जाम की, हम उसमें जो हमारी हेल्प हो सकेगी, जो मेरा अनुभव रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी जो जर्नी है वो आसान हो सके और बहुत कम समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अब इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मन से पढ़ते रहें। धन्यवाद।